आज जिसकी अगर मेहनत के बारे में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि उसने इतनी मेहनत की कि जितनी मेहनत करने का हक होता है। ये जुमला सिर्फ और सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान की उस बात से लिया गया जब उन्होंने मेहनत के बारे में कहा कि उतनी मेहनत की जितनी कि मेहनत की जा सकती है। और फिर एक शेर यहाँ पे याद आया कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, फिर भी इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन हैदर अब्बास। नौजवान हैं और नौजवान होने के साथ साथ इतना फेम मैं समझता हूँ किसी भी ऐसी शख्सियत को, ऐसे नौजवान को नहीं मिला होगा। इससे पहले भी इंटरव्यूज़ किए, लेकिन आज के इंटरव्यू की जो है ख़ास बात यह है कि मोहसिन हैदर हमारे साथ ऐसी यादें शेयर करेंगे, ऐसी बातें शेयर करेंगे जो कि पहले किसी को मालूम ना होंगी। हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले ये इस बात का यादा कर लें कि आज हम मोहसिन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। वो बात तो ठीक है जी कि जिन नौजवानों के लिए कही या कही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात उन्होंने आपके लिए कही है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार उर्दू पॉइंट की जानिब से कि आपने अपना वक्त दिया। पहला सवाल ये है कि कैसा लगता है इस फेम की दुनिया में आकर? यार अभी तक सच कहूँ तो चढ़ा नहीं है सर को, और अल्लाह ना करे चढ़े। मैं रात को सोने से पहले जो चंद दुआएं करता हूँ उनमें से एक ये है कि कभी ये गुबार सर को ना चढ़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो शख्स स्क्रैच से आता है, जिसने जवाल देखा होता है, जिसने मट्टी फांकी होती है, जिसने जहाँ गर्दी की होती है, उसको याद रहता है कि उसके कंधे के साथ उसका जवाल चल रहा है। मेरा मानना ये है कि आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के एक तरफ जवाल चलता है और दूसरी तरफ आपकी मौत चलती है, और वो दोनों आप पे मुस्कुराते हैं जब जब आप कुछ अचीव करते हैं। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो वो आपको याद दिलाते हैं, और उनकी वो जो एक तमस्खुराना हंसी होती है वो आपको याद दिलाती है कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम कहाँ से चले थे। मैं नहीं भूल सकता वो वक्त जब मैं लोटे मांजा करता था, जब मैं बाथरूम के पोछे लगाता था। और शायद आपके सवाल से पहले मैं ये आपको बात बताना चाहूँ कि इफ्तिखार ठाकुर साहब ने मुझसे एक बात शेयर की एक दफ़ा, जो कि मुझे बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब मैं कराची एक दफ़ा आया तो वो मेरी टीम के एक मेंबर थे, मुबीन गबोल, जब हम एक 4 मैन शो किया करते थे और BNN किया करते थे। तो उन्होंने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं मोहसिन अब्बास हैदर से मिलना चाहता हूँ, जो आपके शो में कश्मीर सिंह बनता है। तो गुलिस्तान जौहर की एक सड़क से उन्होंने, मुबीन ने गुजरते हुए इशारा किया कि वो जो लड़का बालकनी में झाड़ू दे रहा है वो है मोहसिन अब्बास हैदर। तो ठाकुर साहब ने कहा पहली बार मैंने आपको तब देखा था, इसलिए मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। वाह, बहुत खूब। दूसरी बात यह है कि कितने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए? आज मौजूद हैं, आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, आप ड्रामों में काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। आपका लिखा हुआ राहत फ़तेह अली खान ने गाया, बहुत बड़ी बात है ये। और फिर ये कि आप फिल्में भी, एक्टर इन लॉ आपकी फिल्म आई, इससे पहले भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, कोक स्टूडियो में गाया। इसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या सिलसिला है? क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को मैं देख रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना फेम, इतनी कामयाबी नहीं मिलती। क्या वजह है? अच्छा, एक्टर इन लॉ मेरी ही फिल्म है, क्योंकि वो नबील की और फिज़ा की फिल्म है। मैंने उसके कुछ डायलॉग्स भी लिखे हैं, मैंने उसका गाना भी एक लिखा है, जो आप जैसा आपने फरमाया कि राहत भाई ने गाया है। वो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली भी बताया था कि मैं जब कराची गया था, एक बहुत मज़े का इंसिडेंट है। तो मेरी CV पे, आप अपनी CV में बेस्ट चीज़ें लिखते हैं अपनी, मेरी CV पे जो बेस्ट चीज़ थी, और फैसलाबाद में रहने वाले एक शख्स की, इससे शायद आपको एक ये पॉइंट भी मिले कि फैसलाबाद में रहने वाला एक आदमी जो कि इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो मेरी CV पे बेस्ट चीज़ ये थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में राहत फ़तेह अली खान साहब के सामने परफॉर्म किया है। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे अपने करियर में लगती थी, जिसको उन्होंने बॉदर भी नहीं किया कराची वालों ने कि हैं तो आप अगर मानते हैं तो आज अगर वो मेरा गाना लिखा हुआ गाते हैं तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। एक्टर इन लॉ में मैंने काम एज एन एक्टर तो नहीं किया, लेकिन बिहाइंड द सीन में उसके था। तेरी मेरी लव स्टोरी एक फिल्म मैंने की जो कि ईद पर रिलीज़ हुई। नामालूम अफराद मैंने एक फिल्म की। ये जितनी भी अचीवमेंट्स आप गिनवाते चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसकी वजह पूछी, मेरे पास इस सारे अमल की सिर्फ 2 वजूहात मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेहनती तो जैसे मिसाल है गधा भी होता है। एक तो मेरी वालिदा की दुआएं, मैं सबकी वालिदा उनके लिए दुआएं करती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालिदा से ज़्यादा मेरी आशिक थी। मैंने उनको बाकायदा अपने नाम की तस्बीह पढ़ते देखा है। उनके जाने के बाद कौन है जिसने ये नहीं कहा कि वो बेटा हमसे बैठकर सिर्फ तुम्हारी बातें करती थी, चाहे वो कोई हमसाया है, चाहे वो कोई घर का फ़र्द है, रिश्तेदार है, बहनें हैं।
उनके जाने के बाद बहनों ने मुझे बताया कि अम्मा तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए क्या क्या सोचती थी, और सिर्फ तुम्हारे बारे में, मोहसिन की शर्ट, मोहसिन के कपड़े, मोहसिन का खाना मुझे अच्छी तरह याद है। तो मेरे ख्याल में वो जो मैं वो बच्चा था जो शायद अल्लाह से बात मनवाने के लिए अपनी माँ की तड़ी देता था कि मैं फिर कहूँ अपनी अम्मी को, फिर वो दुआ करेंगी तो फिर तो मानेंगे ना। बहुत बहुत अच्छा। तो वो एक बाउंडिंग थी अम्मी की और मेरी, तो मेरे ख्याल में उनकी दुआओं का नतीजा है। और अगर मैं अपने ज़ोर पे कहूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारा है, तो मेरे इस पूरे करियर में आज मैं पहली बार शायद ये वाक़या शेयर करूँगा किसी के साथ। कोई एक अच्छा अमल जिसकी वजह से मैं शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो एक अमल है जो लोग, अच्छा इसको बताने का मकसद कतई ये नहीं है कि मैं कोई बड़ाई बयान करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रूर कायल हूँ कि जैसे इस्लाम में भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप एक नेकी होती है जो आप छुप के करते हैं रात को, एक नेकी ऐसी होती है जो आप दिखा कर करते हैं ताकि बाकी लोग भी देखा देखी उसको फॉलो करें। जो लोग मुझे बहुत करीबी जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे बिल्लियों से बहुत एलर्जी है। उसमें उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे घर में कबूतर थे, छोटे होते बिल्ली ने वो कबूतर मेरे सामने खा लिया। मेरे मामू ने रखे थे, बड़े खूबसूरत फैंसी कबूतर थे। लेकिन मैं बिल्कुल वो पतंगे उड़ाने वाला, कंचे खेलने वाला बच्चा कभी भी नहीं था। मैं चुप करके अंदर खामोश रहने वाला, तालीम और तरबियत पढ़ने वाला बच्चा था हमेशा से। माना मफूल पढ़ लिया जनाब, बिल्कुल वो वाला। तो वो जानते हैं कि बिल्ली से मुझे बहुत बहुत शदीद वाली एलर्जी की हद तक मसला है मुझे उससे। यानी एक आदमी जो उसको देखना, किसी को चढ़ाना होता है मेरे घर से, तो वो मुझे शायद बिल्ली की तस्वीर दिखा देता है। यानी मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मेरी और बिल्ली की रकाबत समझ आए पहले। ठीक है। कराची का जो दौर है मेरा स्ट्रगल का, उसमें मैं रात के 2 बजे मेरा टाइम ऑफ होता था रेडियो से। वाकया शुरू होता है कि जब मुझे रेडियो की गाड़ी उतार के जाती है सुल्तानाबाद का एक इलाका है कराची का, और वो कराची वो इलाका ऐसा लगता था जैसे कि मैं कहीं बगदाद में फिर रहा हूँ और अलिफ लैला की कोई कहानी है। तंग तंग गलियां हैं, सब पठान भाई मेरे वहाँ पे रहते थे, और वो छोटी छोटी दुकानें, तंग तंग पे बहुत तंग गलियां, और वहाँ से लोग जो है वो जाया करते थे। अब जब रात के 2 बजे मैं वहाँ से फ्री होता था तो रात के कोई 2:30-3 बज जाते थे, क्योंकि मैं सबसे जूनियर था तो मुझे सबसे एंड पे छोड़ती थी गाड़ी पूरे कराची का सफ़र करके। तो मैं बीच निढाल पड़ा होता था, सर दर्द हो रहा है और अजीब पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कभी नहीं खाना खाया रात का और कभी खा लिया टाइप का सीन था। तो बिल्ली की रकाबत जहन में आपके रहे। अब मैं चला हुआ जा रहा हूँ और मेरा घर जो था, घर क्या एक कमरा जो था वो सीढ़ियाँ चढ़कर था, 3 स्टेप्स चढ़ के। एक पठान भाई थे हमारे, उन्होंने मुझे वो रेंट पे दिया। तो अब उस तंग सी गली में बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा है, और मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, और मैंने पत्थर उठा लिए हैं साथ साथ चलते कि अगर वो आवारा कुत्ते हैं तो वो पड़ गए तो क्या करूँगा इस वक्त, रात को अकेला हूँ यहाँ पे। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मेरे ही घर के बिल्कुल सामने कोई 5-6 कुत्ते सर जोड़े खड़े हुए हैं, और अब मैंने ऊपर चढ़ के जाना है सीढ़ियाँ, क्योंकि वो बिल्कुल सामने है। अब उनको हटाने के लिए मैंने पत्थर फेंका, वो भागे लेकिन वो गए नहीं, वो जाकर फिर रुक गए। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा फेंका, थोड़े दूर गए। अब मैं उनको वो आवाज़ें निकालता हूँ, ओए ही करता हुआ जा रहा हूँ, वो थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। अब उनके न जाने की वजह ये थी कि वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा जो था वो उनके लिए एक वजह थी वहाँ पर रुकने की। अब वो उसको घेर के खड़े हुए थे और वो ज़ख्मी था आँख वाँख से, और पैर वैर वो बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था, शायद वो आखिरी सांसें ही ले रहा था। अब शशो पंज, अब उस तरफ कुत्ते, बीच में बिल्ली का बच्चा, इधर मैं, और पूरे आलम में सिर्फ खुदा देख रहा है कि ये अब सिचुएशन क्या बना दी है, अब ये क्या होगा यहाँ पे। अब असल में मोहसिन क्या करता है? मोहसिन यहाँ पे क्या करता है? अब मैं खड़ा हूँ, अब ना कुत्ते जाएं ना मैं जाऊँ, और बिल्ली का बच्चा तो वहीं शायद मर जाता। अब मैं मैंने मेरा बैग हमेशा से मेरे साथ एक बैग हुआ करता है, मैंने वो रख दिया। अब मैं उस थड़ी सी पे बैठ गया। अब मैं कुत्तों के जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और खौफ ये है कि ये बिल्ली का बच्चा मर भी जाएगा। छूना भी नहीं है, मसला बहुत है। एक तो बिल्ली ऊपर से खून में लथपथ, ऊपर से गंदी हालत में, और कुत्तों का छुआ चाटा। थोड़ा सा नफीस हूँ मैं, तो मैं इस चीज़ का बड़ा वहमी हूँ सफाई का। तो अब मैं बैठा सोच रहा हूँ, कुत्ते मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, और बिल्ली का बच्चा जो है वो मुझे मलामत कर रहा होगा कि इससे निकालो मुझे इस सिचुएशन से। तो गोया मुख्तसर ये कि मैंने कुछ देर जब वहाँ बैठा रहा मैं 15-20 मिनट, तो फिर मुझसे फ़ैसला नहीं हो पाया। खुद भी निढाल था, थका हुआ था, शायद खाना भी नहीं खाया हुआ था।
तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं पकड़ लूँ हाथ बढ़ा के, क्योंकि कुत्ते नहीं जा रहे। मैंने आगे बढ़ के कुत्तों को थोड़ा और दूर किया, मैंने वो बिल्ली का बच्चा उठाया और मैं अंदर ले आया घर में। अब उस रकाबत के पेश नज़र मेरा उसको पकड़ लेना, जो लोग जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा मार्का है, वो तारीख में लिखा जा सकता है। वो इतना बड़ा है कि मैंने बिल्ली के बच्चे को हाथ लगा लिया, उसको मैं अंदर ले आया और फिर मैंने उसको पानी वानी पिलाया। एक पाव का दूध का डिब्बा मेरे पास हुआ करता था, तो वो मैंने आधा उसको डाल दिया, जो आधा था वो मैंने पी लिया। और उसके ज़ख्मों वख्मों को मैंने साफ़ किया, जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी उनसे। एक डिब्बा था मेरे पास, काटन था, क्योंकि मैं अक्सर हिजरत में ही रहता था कराची में, क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं होते थे, तो कम से कम रेंज वाले इलाके में जाके, तो वो काटन था, उसमें मैंने सुराख उराख किए और उसको मैंने उसके अंदर डाला, चादरें बिछा के, और उसके लिए मैंने इंतज़ाम किया और उसके अंदर ही मैंने दूध की प्याली एक रख दी। अब वो उसको मैंने बाहर रख दिया, अब मैं अंदर हूँ और सो गए वो। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ उठ के मैंने कुछ दिन उसकी खिदमत की और फिर मैं ऑफिस चला जाता था। पीछे से वो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा देता था, बेड़ा गर्क कर देता था, और मैं आके एक एक चीज़ धोता था। मतलब मैं इतना वहमी था, और ऊपर से बिल्ली, एक तो मैं साफ, ऊपर से बिल्ली फिर रही है मेरे घर में, और वो सही तंदुरुस्त माशाल्लाह होने लगा तो वो डिब्बे से फलांग के बाहर। अब वो मेरी बेडशीट्स पे फिर रहा है और मैं आके सर पकड़ता था और मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकता था। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने उसको बाहर बच्चे पठान खेल रहे थे, तो मैंने उस डिब्बे में ही मैंने कहा ये ले लो, इसका ख्याल रखना, इसको पालो, एंजॉय करो। और वो बिल्कुल सेहतमंद था। और आज मैं याद करता हूँ कि वो बिल्ली का बच्चा ज़िंदा होगा तो वो उसके दिल से कोई दुआ तो निकली ही होगी, और वो कहाँ होगा वो मुझे याद करता भी होगा, उसको मैं याद होऊंगा भी। ज़रा इस किस्म के पागल से होते हैं ना, शायर भी हूँ, तो बड़ा मेरा उस एक ही बिल्ली के साथ शायद वो इतनी बाउंडिंग है। बाकी बिल्लियाँ शायद मुझे अभी भी नहीं पसंद। तो शायद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक अच्छा अमल नहीं होगा सिवाय इसके कि जिसका अजर मुझे खुदा ने इस तरह दिया कि उसने मुझे अम्मी की दुआओं के बाद। लेकिन ठीक हो गया। देख लीजिए कि इंसानियत से मोहब्बत तो है ही है, लेकिन अगर आपका हुस्न अखलाक जो है आपको जानवरों से भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कामयाबी की मनाजिल को तय करें ना करें, लेकिन आपको दिली इत्मीनान मिलता है और खुदा ताला के हुजूर आपका मकाम बुलंद होता चला जाता है। ये तो कामयाबी की एक आपने वजूहात बताई। शायर हैं, सिंगर हैं, और पता नहीं क्या क्या है। मैं ये कहता हूँ कि शोबिज़ का कोई जो है ना आपने हिस्सा नहीं छोड़ा होगा। कौन कौन सा हिस्सा है? मैं पहले जो आपसे सवाल कर रहा था, कौन सा हिस्सा जो आपने नहीं छोड़ा? हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं शायर भी हूँ, क्योंकि मैंने जब आगाज़ किया था करियर का तो मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए मैं लिखता था। उसके लिए मैं कॉपी राइटिंग करता था, जिंगल्स लिखता था, वॉइस ओवर्स करता था, गाने गा देता था। इसके साथ साथ एक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ फैसलाबाद में, उसके लिए मैं काम करता था। तो 11 साल पे मुहित है ये करियर। इसमें अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या क्या करवा दिया मुझसे, वो करवा दिया जो शायद मैं अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैंने खबरें पढ़ दी, मैंने मिमिक आर्टिस्ट बन गया, मैंने ऐसे बहुत से काम, मैं रेडियो का प्रोड्यूसर बन गया, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था रेडियो प्रोड्यूसर क्या करता है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना कराची FM 107 पे प्रोड्यूसर बना था तो मैं जाके बैठा रहता था कंप्यूटर पे, अपने 8 घंटे में कंप्यूटर पे बैठा रहता था। तो एक दिन वो डेड एयर चली गई वहाँ पे, तो टेक्निकल से खातून, उनका नाम अफशां था, मुझे याद है आज भी, तो वो दौड़ती हुई आई, आप प्रोड्यूसर है इस वक्त, आपको पता भी है वहाँ पे डेड एयर जा रही है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको उन्होंने मुझे जलील वलील किया। तो मैंने कहा क्या करना है मुझे, आपको पता भी नहीं है कौन हायर करता है ऐसे लोगों को, कौन ले आता है, आके देखें। मैंने कहा ओके। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा प्रोड्यूसर की ये जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको ऑन एयर का ख्याल रखना है उसको। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि क्या क्या होता है। तो खैर इस जॉनरा में वीजिंग भी कर ली, आर्जिंग भी कर ली, अजीब बेहुदा किस्म के हेयर स्टाइल्स और कपड़े पहन के जटबट एंड ह्यू टाइप का एक शो भी कर लिया। वहाँ से फिल्में भी बीच में आ गई, बीच में म्यूज़िक करियर भी स्टार्ट हो गया। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज से 1 महीना पहले तक लगता था कि शायद मैंने ड्रामों में एक्टिंग नहीं की, तो अब वो भी हो गई। तो अब ढूंढ रहा हूँ कि क्या रह गया है वो कर लूँ। ठीक हो गया। ये तो वो बातें कि जो आपकी जो है आप कह सकते हैं कि शोबिज़ के हवाले से, फिर आपकी साथी ज़िंदगी से, कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप तादम हयात जो है, तदम आखिर आप उसे अपनाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी आदत है जो आपको अपनी आदत अच्छी लगती है? या मैं केयरिंग बहुत हूँ। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि देखें, हम सबका वो जो चेहरा होता है, जैसे एक चाइनीज़ कोट है कि हम सबके 3 चेहरे होते हैं।
एक वो जो हम माशरे को दिखाते हैं, एक वो जो हम अपने घर वालों या अपने दोस्तों को दिखाते हैं, और एक वो जिसको हम जाके रात को फेस करते हैं शीशे में। तो जब मैं अपने उस चेहरे को फेस करता हूँ ना रात को, तो मैं बड़ा मुतमईन होता हूँ कि यू नो मैं बहुत घटिया हो सकता हूँ, मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ, मैं बहुत गुनहगार हो सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा बहुत हूँ। मैं अपने बारे में कहता हूँ हाँ, आई एम ए नाइस गाय, यू नो, डीप डाउन मुझे पता है कि मैं अपने आप से नजरें मिला सकता हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये करें। शायद मुझे उसी का सिला मिला है। मैं वो बच्चा था जब वो घर से सौदा लेने गया है, तो वो शायद अपने घर का सौदा भूल गया, लेकिन अगर कोई खातून जा रही है, और ये मैंने बारहा किया, कोई खातून जा रही हैं और वो सामान उठा के 4 कदम बाद रुक के सांस लेने लग जाती हैं, तो मैं उनको कहता, कहाँ जाना है आपने? आईना में छोड़ गया था हूँ आपको। और रास्तों के मामले में मैं बहुत बुरा हूँ। आज भी लाहौर में मुझे रास्ते नहीं पता, मुझे कराची के अपने शहर के रास्ते, मैं अब उनका जहाँ भी घर है मैं उनके साथ साथ जा रहा हूँ और उनको छोड़ के घर, और वहाँ से वापस अपना सौदा लेके फिर आता था। कि अगर आप रास्ते दिखाते रहें या रास्तों पे साथ चलते रहें उन लोगों के, तो इसी वजह से आपके लिए राहें खुलती चली गई, इसी वजह से सारे मामला जो हैं होते चले गए। शायर हैं तो सिंगर तो हैं ही हैं, शायर हैं, पहले शायरी सुनाइए, वो शायरी जो कि आप खुद सुनते हैं अकेले में अपने आप से। एक कता मैंने लिखा था ईद के लिए। मुझे ईद के अशार से बड़ा मसला हुआ करता था हमेशा से कि ईद पे, वैसे तो मुझे बहुत सी चीज़ों से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो मैं अपने उसी खौल में रहता हूँ। मैं लोगों को मसला ये नहीं कि तेरा हूँ, मसला ये है कि सिर्फ तेरा हूँ। हाँ, अब यही है, चीज़ें हैं। ऐसा ही कुछ है। तो वो ईद का एक कता लिखा था मैंने कि जिसके बच्चों के लिए ईद के दिन भूख आए कज़ा की सज धज से, उसको हर मोड़ पे बाजार नजर आता है, उसको हर शख्स खरीदार नजर आता है। वाह, बहुत खूब। उसको हर शख्स खरीदार नज़र आता है। मैं अक्सर जब डिबेट करते हुए भी ये बात कहा करता था कि जब एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा होगा तो बोला होगा, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा कर ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। खैर, ये मामलात ऐसे ही हैं। मोहसिन, बहुत सारी बातें, मेरा तो दिल है कि मैं करता ही चला जाऊं। आखिर में आप जिक्र कर रहे थे अपने एफएम का और शायरी का, कि आप शायरी किया करते थे, तो वो क्या तज़किरा है? वो क्योंकि उस दौर में जब आपकी और मेरी पहली बार मुलाकात हुई, ये नहीं बताऊंगा कहाँ हुई लेकिन जब पहली बार मुलाकात हुई हमारी, तो आपने मुझे जब उर्दू पॉइंट का जिक्र किया, तो मेरे लिए मुझे फ्लैशबैक आया एकदम उर्दू पॉइंट के औराक का, क्योंकि जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं तो नीचे उर्दू पॉइंट लिखा हुआ होता है। बिल्कुल होता है तो और क्योंकि उस वक्त किताबें लेने के पैसे नहीं थे मेरे पास कराची में जब मैं था, तो उस रेडियो शो के लिए फिर मैं रेडियो से ही जाके वहाँ से उर्दू पॉइंट से प्रिंट निकाला करता था अपने जो फेवरेट शोरा कराम हैं उनके। शायद मेरे फ़ोन में अभी तक उन प्रिंट आउट्स की तस्वीरें भी पड़ी होंगी, फैज़ साहब की, फिर कोई आया दिलेज़ार, वो तो मेरे फ़ोन में पड़ी है, मुझे आज भी याद है उसका प्रिंट आउट। तो उर्दू पॉइंट से मेरी बड़ी उस इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं उसके लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ जिसके सफ़े छान छान के मैंने अपने रेडियो शोज़ को अच्छा बनाया। ठीक हो गया। अब मैं तो तारीफ़ करने से रहा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से रहा, आपने कर दी। आपने एक गाना गाया जो कि सबसे पहले आपने किसी फिल्म में गाना गाया, मुझे वो जो है उसके बोल बिल्कुल भी याद नहीं है। हमारे जो इंचार्ज हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के जो इंचार्ज हैं फौजिया भट्टी, उनके मोबाइल में वो गाना मौजूद है आपकी आवाज़ में। उन्होंने सुनाया था, मुझे बोल याद नहीं है, शायरी याद हो जाती है, लेकिन चूँकि गाने ज़्यादा सुनता नहीं तो याद। वो कौन सा गाना था अगर आपके जहन में है, पहला गाना जो आपने किसी फिल्म के लिए गाया? मेरा बेसिकली पहला जो डेब्यू सॉन्ग था वो तो था बेपरवाह ढोला, जो कि एक चीज़ मैं जब मैं खुद इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो मैं उन सारी गलतियों को करेक्ट करता चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में बहुत सी गलतियाँ रह जाती हैं पब्लिश करते हुए। अभी कोई एक रीसेंट इंटरव्यू मैंने दिया जिसमें उन्होंने लिख दिया कि बेपरवाह ढोला मैंने कंपोज किया था। मैं वो करेक्ट कर देता हूँ। पहले तो बेपरवाह ढोला मेरे मामू थे रियाज अंजुम साहब मरहूम, उनका लिखा हुआ था, उन्हीं का कंपोज किया हुआ था, वो मैंने सिर्फ गाया था। और मैंने जो खुद अपना गाना लिखा और गाया था वो मैंने नामालूम अफराद में गाया था, सपनों की माला। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, और उसके बाद खुदाया मैंने एक गाना लिखा था, लेकिन वो राहत साहब ने गाया था। तो सपनों की माला जो है वो अगर आप सुना सकें तो। यूं भी कभी सपनों की माला टूटी है, ओ सपनों की माला टूटी है, कई रुतों का
उधार दिल पे हैं उतरे कितने सवाल दिल पे है, उरूज खुशियों का छिन गया है। बहुत ये आया कैसा जवाल दिल पे, यूं भी कभी सपनों की माला टूटी है। यूं भी कभी सपनों की माला टूटी है। और मैं ये समझता हूँ सपनों की माला टूटे तो मोहसिन हैदर अब्बास के ख्वाब बन जाते हैं, मोहसिन हैदर अब्बास की राहें बन जाती हैं। मोहसिन हैदर अब्बास, मैं बहुत शुक्रगुजार आपका, लेकिन फिर वही बात है कि मैंने कहा था कि कोई ऐसी कोई बात होती है, आपने बताया कि अम्मी की दुआएं और वो एक वाक़या, क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को, क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें कि वो इस फील्ड में कामयाब हो सके? इस फील्ड में नहीं, शायद किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल एबनॉर्मल, आई बिलीव। एक नॉर्मल आदमी, एक 9 to 5 आदमी स्टैंड आउट नहीं कर सकता, वो सारी जिंदगी क्राउड का हिस्सा ही बना रहेगा। स्टैंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा अबनॉर्मल, थोड़ा सा साइको, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा इंसेन होना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो आप शायद क्राउड से निकल के खड़े हो सकेंगे। मैंने बहुत सी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनता रहा कराची में भी, अभी भी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मुझे मोटिवेट करने वाला कोई है नहीं सिवाय मेरे हेटर्स के, जो मुझे नफ़रत अंगेज़ और नफ़रत से भरे हुए जुमले जब कहते और लिखते हैं और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वरना आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, मैं उनका भी उतना ही मशकूर हूँ, लेकिन वो आपको रोक देते हैं। मुझे लगता है जब आप आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो आप कहते हैं शायद मैंने पा लिया जो मुझे चाहिए था। तो मैंने वो मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत ज़्यादा सुनी हैं, तो कई जगहों पे इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। आपको जब आपको ऊपर जाना है तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, आप को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको ऑफ एयर भी बता रहा था विल स्मिथ की बात कि आपको कितना पागल होना ज़रूरी है कि विल स्मिथ कहते हैं कि इफ़ यू विल रन विद मी ऑन अ ट्रेडमिल यू विल पुट योर स्टेप ऑफ और आई विल डाई ऑन द ट्रेडमिल। तो आपको इतना तो पागल होना पड़ेगा। ऐसे ही उसकी एक और जगह पे है कि व्हेन दे पार्टी आई वर्क, व्हेन दे स्लीप आई वर्क, व्हेन दे ईट आई वर्क। सो यू हैव टू वर्क लाइक लाइक प्रॉपर। मैं कहता हूँ कि मैंने एक खोपे लगाए हुए हैं, मैं एक ऐसा घोड़ा, गधा या बैल हूँ कोलू का, जिसने ये खोपे लगाए हैं जो इधर उधर नहीं देखता, जो सिर्फ काम करता है। तो शायद मुझे लगता है उसी के एवज आपको कुछ ना कुछ मिलता है। आप नॉर्मल रह के आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। हमारे लहजे में ये रवानी बड़ी सोबत के बाद आई, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छाने। ये मोहसिन हैदर अब्बास हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें यूं ही तरक्की दे। आप भी कामयाब बनना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि मेहनत है और मुसलसल मेहनत है। 11 साल मेहनत करने के बाद अगर एक शख्स यहाँ पर मौजूद है और वो आज हमारे साथ मौजूद है, अपनी कामयाबी की दास्तानें आपसे शेयर कर रहा है और वो सारी की सारी बातें आपको बताई, माँ की दुआ के बारे में बताया, सिला रहमी के बारे में बताया, तो आपको भी इन तमाम बातों पर अमल करना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। और उनके मुताबिक ये कि अगर आप किसी भी शोबे में काम करना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। फिर से शुक्रगुजार मोहसिन हैदर अब्बास। और आखिर में यही बात करूँगा, यही दुआ करूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए ज़बाल ना हो। उर्दू पॉइंट के साथ सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।